रतन टाटा एक ऐसा नाम जो भारत के उद्योग जगत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस शख्स की जिंदगी में ऐसी कहानियां छिपी हैं जो आपको चौंका सकती हैं? एक आम लड़के से लेकर भारत के सबसे सफल उद्योगपति बनने तक का सफर, और वो भी बिना किसी संतानों के। जी हाँ, रतन टाटा ने 4 बार शादी के करीब आकर खुद को पीछे खींच लिया। 1937 में बंबई में जन्मे रतन टाटा ने अपने बचपन से लेकर वैश्विक सफलता तक के सफर में कई संघर्षों का सामना किया। न केवल उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को वैश्विक मंच पर पहुंचाया, बल्कि वो आम भारतीय की जरूरतों को भी समझते रहे। यही वजह है कि टाटा नैनो जैसी कार ने भारत में क्रांति ला दी। क्या आप जानते हैं, उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया? लेकिन क्या रतन टाटा केवल एक उद्योगपति थे? नहीं, उनका दिल देश के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए धड़कता था। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास तक उन्होंने हमेशा अपने दान और परोपकार से समाज को नई दिशा दी। 9 अक्टूबर 2024 की वो रात, जब उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया, पूरे देश ने एक सच्चे नायक को खो दिया। पर क्या उनकी कहानी यहीं खत्म होती है, या ये बस एक शुरुआत है? आइए जानते हैं रतन टाटा के जीवन की अनसुनी कहानियां, जो आपको प्रेरित करेंगी और उनके महान व्यक्तित्व की गहराई तक ले जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने टाटा ग्रुप को दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बनाया, उनका जन्म ब्रिटिश राज के दौर में 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, तब बॉम्बे, में हुआ था? रतन टाटा का सफर साधारण नहीं था। वो एक पारसी परिवार में जन्मे थे और उनके पिता नवल टाटा, जो खुद सूरत में पैदा हुए थे, उन्हें बाद में टाटा परिवार में गोद लिया गया था। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। रतन टाटा के दादा हुरमुसजी टाटा भी टाटा परिवार के ही सदस्य थे। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। क्या आप सोच सकते हैं, इतनी कम उम्र में एक बच्चा अपने परिवार से दूर हो जाए? लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी का असली मोड़ आता है। उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की, और इस दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ खुद को एक मजबूत इंसान बनाया। उनके परिवार में छोटे भाई जिमी टाटा और सौतेले भाई नोएल टाटा भी थे, जो बाद में उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। आपको पता है, 1970 के दशक में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में एक महत्वपूर्ण प्रबंधन भूमिका संभाली थी। लेकिन क्या ये आसान सफर था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने शुरुआत में नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को को सफल बनाया, लेकिन आर्थिक मंदी ने इसे डूबा दिया। सोचिए कि आपकी मेहनत सफल होती और फिर एक झटके में सब खत्म हो जाए। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और रतन टाटा को उत्तराधिकारी चुना। लेकिन क्या सबने उन्हें सहजता से स्वीकार किया? बिल्कुल नहीं। तमाम सहायक कंपनियों के प्रमुखों ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन रतन टाटा ने दूरदर्शी कदम उठाए, सेवानिवृत्ति की आयु तय की, सभी सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया और सभी कंपनियों को टाटा ब्रांड को मजबूत करने के लिए मुनाफा योगदान करने को कहा। उनकी लीडरशिप के तहत टाटा ग्रुप ने न सिर्फ अपनी प्रक्रियाओं को दुरुस्त किया, बल्कि वैश्वीकरण की राह पकड़ी। और फिर वह दौर आया जब रतन टाटा ने पूरी दुनिया में छाप छोड़ दी। सोचिए, टाटा टी ने टेटली खरीदा, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर लिया और टाटा स्टील ने कोरस को अपना बनाया। और नतीजा? टाटा ग्रुप, जो पहले सिर्फ भारत में ही कारोबार करता था, अब अपनी आय का 65% से ज्यादा हिस्सा दुनिया भर से कमाने लगा। क्या ये किसी सपने से कम है? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रतन टाटा ने दुनिया को एक और तोहफा दिया, टाटा नैनो। हाँ, वही कार जिसने एक आम भारतीय को कार खरीदने का सपना साकार करने का मौका दिया। और आज टाटा मोटर्स देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। जब रतन टाटा 75 साल के हुए, उन्होंने 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप की कार्यकारी शक्तियों से इस्तीफा दे दिया। पर क्या उनके बाद सब कुछ आसान था? नहीं,
उनकी उत्तराधिकार योजना में भी काफी उथल-पुथल हुई। साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, लेकिन बाद में उन्हें भी हटा दिया गया और रतन टाटा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। आखिरकार नटराजन चंद्रशेखरन को 2017 में टाटा सन्स का नया अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं थे, वे एक सफल निवेशक भी थे। उन्होंने स्नैपडील, टी बॉक्स, कैश करो, ओला जैसी स्टार्टअप्स में निवेश किया। यहाँ तक कि उन्होंने चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi में भी हिस्सेदारी खरीदी। और क्या आप जानते हैं, उन्होंने गुडफेलोज नाम का एक स्टार्टअप भी लॉन्च किया, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक साथ रहने और दोस्ती को बढ़ावा देता है। कितनी दूरदर्शी सोच थी उनकी, है ना? क्या आपने कभी सोचा है, एक इंसान न केवल उद्योग जगत में बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास में भी कितनी गहरी छाप छोड़ सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में शिक्षा और समाज के विकास के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। चलिए जानते हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण पहल और दान की कहानियां, जो आपके होश उड़ा देंगी। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के इंजीनियरिंग फैकल्टी की बात करें, जहां रतन टाटा ने शुद्ध पानी की सुविधा देने के लिए एक तकनीक कैपेसिटिव डियोनाइजेशन विकसित करने में मदद की। सोचिए, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कैसे लोगों की मदद करना चाहते थे। अब बात करते हैं 2016 की, जब टाटा ट्रस्ट्स ने $70 मिलियन की राशि देकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो में टाटा हॉल की नींव रखी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर है, जो जीन एडिटिंग और बीमारी नियंत्रण पर शोध करता है। रतन टाटा की सोच कितनी दूरदर्शी थी कि उन्होंने एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जो पूरी दुनिया के जीन विज्ञान और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। और क्या आप जानते हैं, रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में टाटा स्कॉलरशिप फंड के लिए $28 मिलियन का दान दिया। यह स्कॉलरशिप भारतीय छात्रों को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का सपना पूरा करने में मदद करती है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। लेकिन उनकी दरियादिली यहीं खत्म नहीं होती। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी टाटा हॉल के निर्माण के लिए $50 मिलियन का योगदान दिया, जिससे मिड करियर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम को और मजबूत किया जा सके। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि टाटा इनोवेशन सेंटर कॉर्नेल टेक में छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए किस तरह की दुनिया बदलने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है? यहाँ न केवल शिक्षा बल्कि उद्योगों का भी मेल होता है, जहाँ 70% जगह व्यावसायिक रूप से लीज पर दी जाती है और 30% शिक्षा के लिए समर्पित होती है। रतन टाटा की सोच कितनी व्यापक थी, इसका एक और उदाहरण है टाटा ग्रुप द्वारा कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी को $35 मिलियन का दान, ताकि वहां कॉग्निटिव सिस्टम्स और ऑटोनॉमस व्हीकल्स पर रिसर्च की जा सके। और भारत में भी उन्होंने आईआईटी बॉम्बे को $950 मिलियन का दान दिया, ताकि टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की स्थापना हो सके, जो उन लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन पर काम करे, जिनके पास संसाधनों की कमी है। यहाँ तक कि अल्जाइमर्स जैसी घातक बीमारियों के लिए भी उन्होंने $750 मिलियन का अनुदान दिया, ताकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इसकी शुरुआती पहचान और इलाज पर शोध किया जा सके। तो देखा आपने, रतन टाटा की सोच केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो समाज के हर उस हिस्से को छूना चाहते थे जहां बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनके द्वारा स्थापित में टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां उन्होंने उन समुदायों के लिए समाधान खोजने की पहल की जो संसाधनों से वंचित हैं। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा न सिर्फ उद्योग जगत के एक महानायक थे, बल्कि उन्होंने दुनिया के कई बड़े संस्थानों में भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं? जी हाँ, उनकी क्षमता और प्रभाव केवल टाटा समूह तक सीमित नहीं था, बल्कि वह भारत और विदेशों में कई संगठनों और बोर्ड्स का हिस्सा थे। चलिए जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू जो आपको चौंका देंगे। रतन टाटा टाटा सन्स के अंतरिम चेयरमैन रहे और इसके साथ साथ उन्होंने सर दोराबजी टाटा और उनके सहयोगी ट्रस्ट्स और सर रतन टाटा ट्रस्ट का भी नेतृत्व किया, जिनकी टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी थी। टाटा समूह के इस मजबूत आधार के पीछे रतन टाटा की दूरदर्शी सोच थी। लेकिन उनका प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं था। रतन टाटा प्रधानमंत्री के काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल के भी सदस्य थे।
क्या आप जानते हैं कि वे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर पुरस्कारों में से एक प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज की जूरी का भी हिस्सा रहे? रतन टाटा का वैश्विक जुड़ाव भी बेहद गहरा था। वह कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल थे, जहां वे खास तौर पर भारत से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर सलाह देते थे। 2013 में उन्हें कॉर्नेल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। इसके अलावा वे यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के एडवाइजर्स बोर्ड, एक्स प्राइज और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के बोर्ड के भी सदस्य थे। इन सभी बोर्ड्स पर उनकी भागीदारी ने वैश्विक उद्योगों और शिक्षा को नया दृष्टिकोण दिया। उनकी सलाहकार भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने बोकोनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल में भी अपनी जगह बनाई। तो देखा आपने, रतन टाटा का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उनकी सलाह और नेतृत्व ने कई बड़े संस्थानों और संगठनों को एक नई दिशा दी। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो उद्योग जगत से लेकर परोपकार तक हर जगह अपनी अमिट छाप छोड़ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी हमेशा एक रहस्य बनी रही? रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और उनके कोई संतान भी नहीं थी। 2011 में उन्होंने खुद कहा था, मैं 4 बार शादी के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार किसी डर या किसी कारण से पीछे हट गया। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया की इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठाईं, उसकी अपनी जिंदगी में कितनी उलझनें रही होंगी। और फिर आया वो दिन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 7 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा को गंभीर हालत में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो तब से आईसीयू में थे और 9 अक्टूबर की रात को 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस महानायक के जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का शोक घोषित किया। अब बात करें उनके द्वारा प्राप्त सम्मानों की, तो रतन टाटा को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से 2000 में और दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से 2008 में नवाजा गया। यह उनके योगदान का प्रमाण है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके योगदान का दायरा केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। महाराष्ट्र सरकार ने 2006 में उन्हें महाराष्ट्र भूषण का सम्मान दिया और 2021 में उन्हें असम वैभव से सम्मानित किया गया, उनके कैंसर केयर के लिए किए गए योगदान के लिए। रतन टाटा का जीवन और उनका जाना दोनों ही देश और दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है। उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा, उनकी सादगी और उनका अडिग संकल्प हमेशा हमारे दिलों में रहेगा।